हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, जो क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 7 है और ये एसएससी और सीबीएसई दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि आप अपना टेक्स्ट बुक और नोटबुक अपने पास रखिए ताकि इसमें जो पॉइंट्स हैं आप उसे नोट कर सकें और इसके साथ साथ आप पढ़ भी सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, जो कि प्रोड्यूसर्स के बेस पे, कंज्यूमर, सैप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर के बेस पे। सैप्रोफाइट्स प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, यानी प्रोड्यूसर यानी जो फर्स्ट लेवल वाले होते हैं जैसे कि प्लांट्स, कंज्यूमर यानी जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करते हैं उन्हें कंज्यूमर बोलते हैं। सैप्रोफाइट्स यानी जो सड़े गले के ऊपर, जो भी चीज़ सड़ गल जाता है उसके ऊपर जो डिपेंड रहते हैं। डिकम्पोजर यानी जो किसी चीज़ को सड़ा गला देते हैं, यानी उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स दिया है कंज्यूमर्स के, जैसे हैं प्राइमरी कंज्यूमर जिन्हें हार्बिवोरस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है ग्रासहोपर, स्क्वायरल, एलिफेंट, यानी ये डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी जैसे प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर जो डिपेंड होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हार्बिवोरस। फिर सेकंड है सेकेंडरी कंज्यूमर, इन्हें कार्निवोरस भी बोलते हैं। यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होता है उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, उन्हें कार्निवोरस भी बोलते हैं। आप सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे तो ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि कार्निवोरस दो का नाम हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है फ्रॉग, आउल, फॉक्स। ये कंज्यूमर जो होते हैं ये हार्बिवोरस, अपने फूड के हिसाब से हार्बिवोरस होते हैं, मतलब जो हार्बिवोरस होते हैं उन्हीं को अपना एज ए फूड बनाते हैं। नेक्स्ट है अपेक्स और टॉप कंज्यूमर, इन्हें भी कार्निवोरस बोलते हैं। इसलिए मैंने बोला कि सेकेंडरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ही बोले, कार्निवोरस ना बोले। बोल सकते हैं, लेकिन दोनों को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो उस समय कार्निवोरस के प्लेस पे आप सेकेंडरी कंज्यूमर यूज करें। अपेक्स और टॉप कंज्यूमर यानी इनके ऊपर कोई भी कंज्यूमर नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल है टाइगर, लायन। ये हार्बिवोरस और कार्निवोरस दोनों को ही अपना फूड बनाते हैं, इनके ऊपर कोई भी एनिमल इनको खाने वाला नहीं होता है। फिर आते हैं ओमनीवोरस और मिक्स्ड कंज्यूमर, यानी ओमनी मतलब होता है सब कुछ, वोरस यानी जो इस पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन, बियर। ये हार्बिवोरस और कार्निवोरस को और प्रोड्यूसर सभी को एक कंज्यूम करते हैं, यानी वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, जैसे ह्यूमन लाइफ होती है वैसे। आगे बढ़ते हैं फूड चेन एंड फूड वेब। नॉर्मल आप पहले डायग्राम देखिए, सनलाइट से लाइट मिला जिसके बेस पे जो प्लांट्स थे उन्होंने अपना फूड बनाया फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। ग्रासहोपर ने उसको खाया, अब ग्रासहोपर को मेंढक खाएगा, मेंढक को स्नेक, स्नेक को ईगल, ईगल को फंगाई। तो ये जो था ये चैन, ये तो एक सिंपल साइक्लिक फूड वेब चैन था। अगर हम सिंपल सा देखें, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाने वाले कितने लोग हैं? प्लांट्स को खाने वाले ग्रासहोपर हैं, ह्यूमन हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि काऊ, बुफेलो और बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब धीरे धीरे अब उन सबको खाने वाले कौन कौन है? ग्रासहोपर को या फिर कोई एनिमल है उनको खाने वाले। ह्यूमन को तो खा नहीं सकते, लेकिन अगर वो कहीं एक जगह पड़ा रहा तो सड़ने गलने के बाद से कौन डिकम्पोज करेगा, फिर सैप्रोफाइट उसके ऊपर आएंगे। तो वैसे बेस पे हम लोग अगर जाते हैं तो बहुत बड़ा फूड वेब बन जाएगा हमारा, मतलब बहुत बड़ा फूड चैन बन जाएगा। और वो साइक्लिक फूड चैन नहीं होगा, वो फूड वेब चैन होगा, यानी बहुत सारे उसमें लिंक होंगे, एक से एक के बाद लिंक होते रहेंगे। जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो, उसका शिकार करने वाला, यानी इसको खाने वाले बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। जैसे नॉर्मल एक इंसेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक इंसेक्ट को जो लीव्स को खाता है, अब उसे खाने वाले बहुत सारे एनिमल हैं, जैसे फ्रॉग, वॉल लिजर्ड, बर्ड्स। अब फ्रॉग को खाने वाले कितने हैं, वॉल लिजर्ड को खाने वाले कितने हैं, बर्ड्स को खाने वाले कितने हैं। ऐसा अगर हम फूड वेब वैसा हम लोग अगर चैन बनाने जाएं तो सिंपल साइक्लिक वेब चैन, सिंगल साइक्लिक चैन नहीं बनेगा या फिर लीनियर फूड चैन नहीं बनेगा। इसके प्लेस पे इंट्रिकेट वेब फूड चैन बनेगा, और इसी इंट्रिकेट वेब नेटवर्क को बोलते हैं फूड वेब। यानी कौन किसको खाता है, अगर ऐसा पूरा सबका चैन बनाया जाए तो बहुत ही बड़ा बनेगा, उसे बोलेंगे फूड वेब।
फिर है हमारा द एनर्जी पिरामिड, उसमें है पहला टॉपिक ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, अगर फूड चैन को अगर हम एज अ पिरामिड उसका बनाएं, एनर्जी पिरामिड हम लोग शो करें, तो उसमें जो हर एक लेवल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। और जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो उनके स्टेप वाइज, स्टेप टू स्टेप जो ऑर्गेनिज्म के फूड चैन के ऊपर बनाया जाता है। और अगर हम डायग्राम को देखें, सेकेंड वाले डायग्राम को, कि नीचे से अगर हम ऊपर जाते हैं, यानी फाइटो प्लैंक्टन से हम लोग ह्यूमंस पे जाते हैं, तो एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। यानी अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ह्यूमन है, ह्यूमन 10 किलो कैलोरी उसको मिल रहा है, यानी नीचे जो है ये एनर्जी, मतलब ह्यूमंस से एनर्जी कितनी मिलती है उसकी बात हो रही है, यानी 10 किलो कैलोरी। नीचे जो फाइटो प्लैंक्टन था उस समय एनर्जी बहुत ही ज़्यादा थी, यानी 10,000 किलो कैलोरी। धीरे धीरे ऊपर लेवल बढ़ाते गए, धीरे धीरे कम होते गए, लास्ट में जो ओमनीवर्स आया उसके पास एनर्जी कम हो गई, मतलब उसको एनर्जी कम मिलेगा नहीं, लेकिन उसके आसपास उससे अगर मिलने वाली जो एनर्जी है वो कम एनर्जी है। बाकी जो फाइटो प्लैंक्टन्स है उससे मिलने वाली एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और इसी को बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी में ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये फूड वेब से ही बनाया जा सकता है। फूड वेब के थ्रू ही फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा, वो इसी बेस पे ही बनाया जा सकता है, अगर हमें फूड वेब बनाने आता है, फिर फूड वेब की हमें जानकारी है तो। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि जो अपेक्स कंज्यूमर होते हैं, जो टॉप कंज्यूमर हमने पढ़ा था कार्निवरस, जिनके बाद कोई भी उन्हें खाने वाला नहीं होता, वे किसकी एनर्जी बनते हैं, डीकम्पोजर्स की। यानी जब वे मर जाते हैं तो जब वो सड़ने गलने लगते हैं तो उनके ऊपर डीकम्पोजर्स उनको सड़ाते हैं, मरने के बाद डीकम्पोजर्स उनको सड़ा देते हैं, अगर वो किसी एक प्लेस पर अगर वो पड़े हैं तो। और उनके ऊपर जो फंगाई या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डेड एनिमल के बॉडी पे आके उसे डीकम्पोज करके उसके ऊपर उगता है और उसी को वो खाता है, उसके डेड पार्ट को, और उन्हीं को बोलते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स यानी किसी भी चीज़ को डीकम्पोज करने वाला, सड़ाने वाला, ख़त्म करने वाला। और ये जो फूड रहता है, फूड एनर्जी जो रहता है, ये एक के बाद एक कार्बन कंपाउंड्स के थ्रू, यानी एनिमल में जो कार्बन कंपाउंड था उसे डीकम्पोजर ने लिया और डीकम्पोजर ने उसे एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, सॉइल के थ्रू वापस से उसने नेचर में मिला दिया, और वो जो कार्बन कंपाउंड है वापस से वो प्लांट्स के थ्रू अब्जॉर्ब किया जाएगा और वापस से उस प्लांट को खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, और धीरे धीरे वो फूड चेन वापस से ये बना रहता है। फिर अगर हम लोग अगर न्यूट्रिशंस के बेस पे, एनर्जी के बेस पे अगर फूड वेब बनाने को सोचें, तो हम ये देखेंगे कि जो ये न्यूट्रिएंट्स का जो सर्कुलेशन है, मतलब एक के बाद एक, फिर वापस से स्टार्टिंग, ये चलता ही रहता है। और वैसे अगर देखा जाए तो सन जो है वो एनर्जी का इम्पॉर्टेंट सोर्स है, सन जो है वो एनर्जी का इम्पॉर्टेंट सोर्स है। और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, एनर्जी से वो सन से वो अपना एनर्जी लेते हैं, अपना फूड बनाते हैं, और ये फूड वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, यानी वो उनका एनर्जी होता है। तो ये जो एनर्जी था ये हर एक वन ट्रॉपिक लेवल से लास्ट, यानी जो हम लोग ने लास्ट जो ह्यूमंस तक ट्रॉपिक लेवल था वहाँ तक ये पहुँचता है, और इसे वन वे ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी जो सन से एनर्जी आती है और प्लांट्स में जाती है, प्लांट्स के थ्रू प्राइमरी लेवल पे जाती है, फिर ऐसे करके ऑमनीवरस तक जो पहुंचती है, ये वन वे एनर्जी होती है। यानी सन से ली तो जाती है एनर्जी, लेकिन सन को रिटर्न नहीं किया जाता, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं वन वे एनर्जी ट्रांसपोर्ट। फिर आता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो वन वे होता है, यानी जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है वो वन वे होता है। वो कैसे, वो समझते हैं हम। कोई भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और जो ये न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिक फ्लो होता है इकोसिस्टम में, उसे ही बोलते हैं बायोजियोकेमिकल।
और कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स लेता है, इसलिए उस न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसफ़र रहता है वो अबायोटिक से बायोटिक फैक्टर है, फिर बायोटिक से अबायोटिक फैक्टर में इकोसिस्टम में हमेशा होता ही रहता है। और ये या बायोस्फीयर के थ्रू या फिर लिथोस्फीयर के थ्रू या फिर एटमॉस्फेयर या फिर हाइड्रोस्फीयर किसी के थ्रू भी होता ही रहता है। बायोस्फीयर यानी एयर का जो लेयर है, लिथोस्फीयर यानी मिट्टी का लेयर, एटमॉस्फेयर यानी जो हमारा ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो मिक्स गैसेस हैं, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर का जो लेयर है। मतलब इनके थ्रू वो मीडियम कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। फिर अगर बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल सोर्सेस का रिसाइकलिंग करना है तो इसमें जो एनर्जी लेवल का जो मतलब हर एक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उसमें बहुत ही प्रोसेस करने पड़ते हैं। अब जैसे गैसियस साइकिल का ही लेते हैं तो गैसियस साइकिल जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है, मतलब बहुत ही स्पीड में होने वाला साइकिल है। जैसे कि CO2, अगर CO2 किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में है तो वो हवा के थ्रू तुरंत वहाँ पे ख़त्म हो सकता है या फिर प्लांट्स के थ्रू वो ऑब्जॉर्ब किया जा सकता है, यानी ये बहुत ही स्पीड से होता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गैसियस साइकिल है इसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा है और इफेक्ट पड़ने की वजह से वो गैसियस साइकिल स्लो हो रहा है, यानी इसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा है। गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल में हम डिफरेंस देखते हैं। जो गैसियस साइकिल है वो क्या होता है कि अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट्स होता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। गैसियस साइकिल किसमें पाया जाता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और ये क्या होता है? अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट्स। सेडिमेंट्री भी अबायोटिक न्यूट्रिएंट्स मटेरियल होता है, लेकिन ये किसमें पाया जाता है? सॉइल, मिट्टी यानी सेडिमेंट या फिर सेडिमेंट्री रॉक, इसमें ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और गैसियस साइकिल के एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। और सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है कि इसमें कोई भी सॉइल के कंपोनेंट जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस जो उसमें से मिलता है और लोग उसे मतलब कोई भी प्लांट्स उसे यूज करता है। ये इसके डिफरेंस थे जो हमें याद रखना है, मतलब एक अर्थ के एटमॉस्फेयर में, दूसरा अर्थ के ही सॉइल में पाया जाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर को खाया यानी प्राइमरी लेवल कंज्यूमर को खाया, फिर धीरे धीरे वो लेवल चलता गया, उसे किसी और ने सेकेंडरी ने खाया, उसे टर्शरी ने खाया, फिर उसे ओमनी ने खाया, फिर उसके डेथ होने के बाद वो कार्बन साइकिल वापस से या तो अर्थ लिथोस्फीयर में मिलता है या हाइड्रोस्फीयर में या फिर बायोस्फीयर में, तो फिर प्लांट उसे वापस से अब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो कार्बन कंपाउंड प्लांट में वापस चला जाता है, वापस उसे कोई और खाता है। इसी को बोलते हैं कार्बन साइकिल। और कार्बन साइकिल जैसे हम पढ़ चुके हैं ये बायोटिक टू अबायोटिक, अबायोटिक टू बायोटिक, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के थ्रू ये चलता ही रहता है। ये होता है कार्बन साइकिल। अगर कोई भी कंज्यूमर का, जितने भी कंज्यूमर होते हैं, अगर उनके डेथ के बाद उनका डीकम्पोजिशन होता है, जैसे कुछ डीकम्पोजर्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, और रिलीज़ करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू लिया जाता है और उसे एक के बाद एक पास किया जाता है, जो हम पढ़ चुके हैं। ये होता है कार्बन साइकिल। मतलब वो साइकिल कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, वो एक के बाद एक चलता ही रहता है। आगे है, जो भी प्लांट्स रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस कब होता है? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जो हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को ही कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और ये कार्बन कंपाउंड इसमें बनते हैं जैसे कि कुछ प्रोटीन, फैट्स, और इसे ही हार्बिवोरस खाते हैं। फिर कार्निवोरस हार्बिवोरस को खाते हैं, और इस वे से बायोटिक कार्बन जो होता है वो प्लांट से हार्बिवोरस, हार्बिवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से अपेक्स, ये ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आप देख सकते हैं, मतलब एनर्जी कैसे फॉर्म करते हैं प्लांट्स, और उसे कैसे एनर्जी उसमें रिलीज भी होती है। पहले कैसे एनर्जी फॉर्म होती है, फिर दूसरा एनर्जी कैसे बनता है, आप दोनों प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है ऑक्सीजन साइकिल।
पूरे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में भी प्रेजेंट है। अब जो इसका भी मतलब ऑक्सीजन साइकिल का नाम लिया तो समझ जाने का कि एक प्लेस से निकलता है, वापस से सब हर एक किसी के पास घूमने के बाद वापस से वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है और वो बार बार चलते ही रहता है, उसी को बोलते हैं उसका साइकिल। तो ऑक्सीजन का रिसाइकल बायोस्फीयर में से होना और वापस से आना, उसे ही बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ये साइकिल जो होता है बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स हर एक किसी में होता है और ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस भी किया जाता है और उसके साथ साथ ये वैसे ही यूज़ भी किया जाता है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो बहुत ही हाईली रिएक्टिव एटम होता है और ये किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है। इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होता है ये अगर एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में पाया जाता है, अगर हमें इसे यूज़ करना है तो O2 के फॉर्म में, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है O2। वाटर यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब मतलब इस फॉर्म में ये उनसे रिएक्शन करके ये एटमॉस्फेयर में रहता है और अपना साइकिल ये मेंटेन करता रहता है। ऑक्सीजन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिलीज किया जाता है और जैसे रेस्पिरेशन, कंब्यूशन यानी जलाने के लिए, डिकम्पोजिशन सड़ाने के लिए, कोरोजन आपको पता है, रस्टिंग, इन सब में वो यूज़ किया जाता है। फिर आगे है नाइट्रोजन साइकिल, जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है। नाइट्रोजन साइकिल, जो नाइट्रोजन है वो पूरे एटमॉस्फेयर में 78% उसका पार्टिसिपेशन होता है और ये नेचर के साइकिल को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए जो नाइट्रोजन गैस का जो सर्कुलेशन है वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में या फिर एक बायोटिक से दूसरे बायोटिक ऑर्गेनिज्म में या फिर सब्सटेंस में वो ट्रांसफ़र होता ही रहता है। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल का नाम आया तो आप समझ जाइए। सभी के सभी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं और कोई भी प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट इन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर एलिमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन को वो फ्री फॉर्म में नहीं यूज़ कर पाते, मतलब डायरेक्ट वो लोग ऑक्सीजन नहीं ले सकते। अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं तो डायरेक्ट वो हम लोग जैसे ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे हम लोग डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। नाइट्रोजन को प्रोसेस करने का मतलब उसका नाइट्रोजन साइकिल को प्रोसेस करने का इम्पोर्टेंट क्या होता है। पहला तो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट करके उसे इंडस्ट्रियल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ किया जा सकता है। मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके, मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो है लेकिन हम उसे डायरेक्ट हम पकड़ नहीं सकते, इसलिए उसका कंपाउंड बना दिया जाता है। उसका नाइट्रोजन बना देंगे या फिर उसका नाइट्रेट बना देंगे, फिर उसे क्या करेंगे, उसका नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट बना देंगे, फिर उसको किसी भी इंडस्ट्रियल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस में उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर अमोनिफिकेशन, उस नाइट्रोजन को अमोनिफिकेशन करके यानी उसका अमोनियम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी डेड बॉडीज़ या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकलता है या फिर डेड बॉडी से कोई भी चीज़ बाहर निकलता है तो वो किस फॉर्म में निकलता है, अमोनिया के फॉर्म में निकलता है, तो उसका यूज़ किया जा सकता है किसी भी चीज़ में, यानी उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया को नाइट्राइट फिर नाइट्रेट बनाना, इसी को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। यानी अमोनिया जो डेड बॉडी के एक्सक्रीटरी वेस्ट से या फिर डेड बॉडी के डिकम्पोजिशन होने के बाद निकलता है, उसी से नाइट्राइट बनाना, फिर उससे नाइट्रेट बनाना, उसी को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। फिर डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड को वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करना होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। तो स्टूडेंट ये था हमारा यहाँ पे, ये चैप्टर जो था यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर लाइव चैट चल रहा है इस टाइम भी आप लाइव चैट के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप उस पर चैट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस सिचुएशन में पढ़ सकें
और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।